Hello friends, this is Mayuri Tavade. In the last lecture, we have taken a different subject for learning which is known as secretarial practice for class 12th commerce students. Today, I am going to take a different subject which is known as organization of commerce and management for standard 12th commerce students. And today, we are going to see the first chapter of this organization of commerce and management which is known as principle of management. अभी ये सब्जेक्ट भी थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें थोड़े थियोरीज हैं, वो समझना थोड़े इम्पॉर्टेंट है. अब वो थियोरीज मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट वेरी इजीली. चलिए तो हम लोग अब देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. जैसे कि ये चैप्टर का नाम ही है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, विल ब्रेक दिस वर्ड्स इनटू टू, प्रिंसिपल और मैनेजमेंट. अब प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल को हम मैनेजमेंट से कैसे रिलेट कर सकते हैं. प्रिंसिपल इज नथिंग बट द यूनिवर्सल ट्रूथ. यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, फंडामेंटल ट्रूथ है. प्रिंसिपल एक फंडामेंटल ट्रूथ है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता है, इट इज अ फंडामेंटल ट्रूथ. ये कोई चेंज नहीं कर सकता या ये कोई डिनाई नहीं कर सकता. जैसे कि गैलेक्सी में स्टार्स है, ये कोई चेंज या डिनाई नहीं कर सकता कि गैलेक्सी में स्टार्स नहीं है. तो इसीलिए प्रिंसिपल उसे कहा जाता है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन उसे फॉलो करती है और ये प्रिंसिपल्स आगे चल के मैनेजर्स को भी बहुत गाइडेंस देते हैं. अब व्हाट इज मीन बाय मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टास्क टू अचीव द गोल. मैनेजमेंट एक ऐसा वर्ड है जो कुछ अचीव करने के लिए हमको कोऑर्डिनेशन और एडमिनिस्ट्रेशन सिखाता है. हमारा एक पर्टिकुलर गोल है, उसको अचीव करने के लिए हम लोग एक प्लान बनाते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं और हम वो गोल अचीव करते हैं. राइट लाइक इन स्टडीज you have a certain percentage in your mind that I want to take certain percentage for class 12th. That is your goal. Now what you do to achieve it? आप प्लानिंग करते हो, उसका एग्जीक्यूशन करते हो, पढ़ाई उस तरीके से करते हो, उसको प्रॉपरली एडमिनिस्टर करते हो और उसके बाद में जाके आपको वो परसेंटेज अचीव होते हैं. चलिए तो विल सी द डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. आई होप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा कि इसका बेसिक मीनिंग क्या है. इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन में हम थोड़े अलग तरीके से देखेंगे. मीनिंग एंड डेफिनेशन. While achieving goal of an individual or an organization, it is always important to use different systems or techniques. अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए हमें डिफरेंट सिस्टम्स और टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमें प्रिंसिपल्स देते हैं. राइट हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, अपना एक कल्चर होता है, उस हिसाब से वो ऑर्गेनाइजेशन चलता है. दोज आर नोन एज प्रिंसिपल्स. सम ऑफ दीज टेक्निक्स आर एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, hence they are called as principles. अब इसमें से कुछ टेक्निक्स ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सली ऑलमोस्ट बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं. आपको बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस का कल्चर सिमिलर दिखाई देगा. जैसे कि फॉर एन एग्जांपल जब हम लोग ऑफर लेटर लेते हैं कोई भी कंपनी का, जब हमें जॉब लगती है हम ऑफर लेटर लेते हैं तो उसमें कुछ एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं. वो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज के सेम ही होते हैं, बस थोड़ा एक दो बेनिफिट ऊपर नीचे होता है. तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल. इट प्रोवाइड्स गाइडेंस टू मैनेजर्स to conduct all organizational activities on specific basis. ये मैनेजर्स के लिए स्पेसिफिकली बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि उनको डेली डिफरेंट एक्टिविटीज कंडक्ट करनी होती है. उनके नीचे सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उनको संभालना होता है, एम्प्लॉयज होते हैं, उनको संभालना होता है. इसीलिए ये एक स्पेशल गाइडलाइन सेट करता है मैनेजर्स के लिए ताकि वो ये एक्टिविटीज स्मूथली कंडक्ट कर सके. It helps the managers to take effective decision and to achieve organizational goal.
ये एक गाइड की तरह मैनेजर्स को सपोर्ट करता है प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए और ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए। अब इसका डेफिनेशन, प्रिंसिपल का डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज फंडामेंटल ट्रूथ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इट इज अ फंडामेंटल ट्रूथ, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल और preposition that serves as the foundation for a system or belief or behavior or for chain of reasoning। ये एक फाउंडेशन सेट करता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बिल्ड किया जाता है। In simple words, techniques or system which gives one directional result are called as principle। एक simple word में हम लोग इसको explain कर सकते हैं कि techniques और system go hand in hand। जो टेक्निक एक बार हमने इम्प्लीमेंट कर दी वो ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन देता है, या फिर जो सिस्टम हमने ऑर्गेनाइजेशन में सेटअप कर दिया काम करने के लिए वो एक डायरेक्शन देता है हर एक एम्प्लॉय को कि उसे इस तरीके से काम करना है अगर ये ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है तो उसी को हम प्रिंसिपल्स कहते हैं। जो सिस्टम और टेक्निक एक बेस सेट किया जाता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के लिए, अपने एम्प्लॉय को काम करने के लिए, उसी को हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन क्रिकेट और इन एनी अदर गेम, टोटल प्ले इज डिजाइन्ड एंड डिवाइडेड बिटवीन द प्लेयर्स अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज। इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट इट इज कॉल्ड एज डिविजन ऑफ वर्क विच इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे हमने क्रिकेट टीम का एग्जाम्पल लिया है। अगर हम अच्छे से वर्क बाइफरगेट नहीं करेंगे, अच्छे से वर्क उनका वर्क डिवाइड नहीं करेंगे तो बॉलर को हम लोग बैटिंग नहीं दे सकते हैं स्टार्टिंग में और बैट्समैन को हम लोग बॉलिंग नहीं दे सकते हैं। उसी तरह उनके जो स्किल सेट्स होते हैं उस तरीके से हमेशा जो टॉप बैट्समैन होता है वो टॉप में आता है और बाकी के सारे नीचे आते हैं। तो दैट इज व्हाट इज डिविजन ऑफ वर्क, और प्रिंसिपल इसी को सपोर्ट करता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिविजन ऑफ वर्क को सपोर्ट करता है। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यूनिवर्सली एप्लीकेबल, यूनिवर्सली एप्लीकेबल जैसे मैंने पहले बोला था, मैंने एग्जाम्पल दिया था मून का, स्टार्स का, वैसे ही यूनिवर्सली एप्लीकेबल ये प्रिंसिपल्स होते हैं फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट। अब ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए अलग रूल्स होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए अलग रूल्स होते हैं और ग्राउंड लेवल मैनेजमेंट के लिए अलग रूल्स होते हैं। नहीं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है वहाँ पे टॉप टू बॉटम सारे मैनेजमेंट को एक ही रूल अप्लाई होता है, एक ही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली चलता है। जनरल गाइडलाइंस, ये जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है मैनेजर्स को ताकि वो इफेक्टिवली काम कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मार्केटिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, एचआर है, इनके काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अलग अलग गाइडलाइन देते हैं और ये सारे डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेशन में रखने के लिए एक जनरल प्रिंसिपल या जनरल गाइडलाइन इशू की जाती है कि आप सारे डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करके एक साथ ही काम करना है। ऐसा नहीं है कि एचआर डिपार्टमेंट अलग से काम कर रहा है और मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग से काम कर रहा है, उनका आपस में कोई तालमेल नहीं है। प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। Yes, systematic observation and experiments are conducted before developing them. Principles हमेशा प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट करके ही डेवलप होते हैं। ये कोई ट्रायल एंड एरर का बेसिस नहीं है कि आज ये प्रिंसिपल अपना लिया कल दूसरा प्रिंसिपल अपना के देखते हैं, जो सक्सेसफुल होगा वही प्रिंसिपल हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। नहीं, इसको हम लोग प्रॉपर एक्सपेरिमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उसको हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करते हैं और उसी तरीके से प्रिंसिपल्स भी डेवलप हुए हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चल सके। फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी चेंज एंड मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ये फ्लेक्सिबल है, प्रिंसिपल्स हमेशा फ्लेक्सिबल होते हैं। ऐसा नहीं कि हमने एक प्रिंसिपल बना लिया तो उसी प्रिंसिपल पे हमको चलना है, नहीं।
it has a flexibility according to the situation. It can mold itself. अगर situation favorable है तो आप आपके principles को mold कर सकते हो. अगर situation worst है, कोई employees अगर strike पे जाता है तो आप आपके principles पकड़ के वहाँ पे नहीं बैठ सकते हो. Obviously उनके लिए उनको समझाना और उनका strike पीछे लेना, उसके लिए आपको आपके principles थोड़े बहुत mold करने पड़ सकते हैं. Behavioral in nature. It is a group activity. Controls a group of persons and directs them to achieve one objective. Behavioral in nature का मतलब ये है कि ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, ना कि इंडिविजुअल एक्टिविटी. ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, उसमें बहुत से एम्प्लॉयज होते हैं. वो डिपार्टमेंट का अपना अपना एक टारगेट होता है जो कि एक ओनली वन ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट से रिलेटेड होता है. ऑर्गेनाइजेशन का हर साल का एक टारगेट होता है, हर महीने का एक टारगेट होता है, क्वार्टरली एक टारगेट होता है. तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपना खुद का टारगेट सेट करते हैं जो ग्रुप में काम करते हैं, और उन सब का टारगेट होता है ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट अचीव करना. दैट इज व्हाट इज नोन एज बिहेवियरल इन नेचर, ताकि वो अलग अलग ग्रुप के लोगों को एक साथ काम देके अपना टारगेट अचीव कर सके. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. Principles of management are the base for taking decision. Cause and effect मतलब अगर हम लोग कुछ फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि अगर हम डेली वेजेस या वर्कर्स को या एम्प्लॉयज़ को अगर हम लोग बोलते हैं कि आपने अगर 1 घंटा ज़्यादा काम किया या 1-1.5 घंटा ज़्यादा काम किया तो हम आपको ओवर टाइम देंगे या हम आपको मंथली टारगेट अचीव करने के लिए इंसेंटिव देंगे. तो उस हिसाब से वो वर्कर मोटिवेट होके काम करने लगते हैं, बिकॉज 1 आवर का ओवर टाइम उनको मिलना होता है. 1 आवर अगर उन्होंने मंथली टारगेट अचीव कर लिया तो उसका इंसेंटिव उन्हें मिलना होता है. दिस इज व्हाट इज नोन एज कॉज एंड इफेक्ट. कॉज क्या है? पैसे. इफेक्ट क्या आता है कि एम्प्लॉय मोटिवेट होके उस कॉज के पीछे दौड़ने लगता है. ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस. ये जो सारे प्रिंसिपल्स हमने देखे हैं वो उतने ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ना कि कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कोई कम इम्पॉर्टेंट है. ऐसा कुछ नहीं है. यूनिवर्सली एप्लीकेबल होना भी उतना ज़रूरी है. जनरल गाइडलाइंस भी वो प्रोवाइड करता है. प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट से वो फॉर्म होते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होनी चाहिए, बिकॉज वो कोई भी सिचुएशन में मोल्ड हो सकती है प्रिंसिपल. ग्रुप एक्टिविटी हम लोग ग्रुप में एक साथ काम कर सके एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी होना उतना ही जरूरी है. अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. फर्स्ट सिग्निफिकेंस है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करता है यूजफुल इंसाइट मैनेजर्स को. यूजफुल इंसाइट्स मैनेजर्स को प्रोवाइड करता है, इसका मतलब है मैनेजर को प्रॉपर डायरेक्शन देता है प्रॉपर डिसीजंस लेने के लिए कि कौन से डिपार्टमेंट में किस चीज़ की ज़रूरत है. वो मैनेजर्स को हेल्प करता है, उनकी टीम को कैसे लीड करना है इसके लिए हेल्प करता है. मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज अ गाइड फॉर द मैनेजर टू take proper decision, proper actions and motivate the employees to take out maximum work from them. जैसे मैंने बोला था कि मैनेजमेंट क्या होता है, तो हम लोग मैक्सिमम वर्क हमारे सबॉर्डिनेटर से करवा लेंगे. दैट इज व्हाट इज नोन एज मैनेजमेंट, राइट. हेल्प्स इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब रिसोर्सेज यहाँ पे 2 तरीके के होते हैं. वन इज फिजिकल रिसोर्स एंड वन इज ह्यूमन रिसोर्स. फिजिकल रिसोर्स में आता है मटेरियल, मशीन एंड मनी, और ह्यूमन रिसोर्स में आता है हमारे एम्प्लॉयज. तो मैनेजर्स को ये हेल्प करता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कि हमने मटेरियल, मशीन और मनी कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करके हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, राइट. हमारे पास जितना सोर्स है उसको इस्तेमाल करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कमानी है. और ह्यूमन रिसोर्स प्रॉपर चैनल में डाल के हम ये नहीं कर सकते कि एचआर के बंदे को हमने मार्केटिंग में डाल दिया और मार्केटिंग के बंदे को हमने प्रोडक्शन में डाल दिया. नहीं,
प्रॉपर चैनलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका प्रॉपर चैनलाइजेशन भी होना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए प्रॉपर डिपार्टमेंट के लिए जो आपने हायर किया हुआ है बंदा, उसे वही डिपार्टमेंट में डाल के उसकी स्किल सेट्स टेस्ट करके उसे वही डिपार्टमेंट में काम करने के लिए देना चाहिए। साइंटिफिक डिसीजन, साइंटिफिक डिसीजन का मतलब है सिस्टमैटिक और बैलेंस डिसीजन, मतलब सोच समझ के लिया हुआ डिसीजन। ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक सिचुएशन आ गया और हमने हड़बड़ी में कोई डिसीजन ले लिया, नहीं। हमेशा मैनेजर को सोच समझ के डिसीजन लेने की बहुत ज़रूरत है। ये प्रिंसिपल मैनेजर को ट्रेन करते हैं कि क्रिटिकल सिचुएशन कैसे हैंडल किया जाए, और वरना उसको हमेशा ट्रायल एंड एरर बेसिस पे ही काम करना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल समझ के मैनेजर भी कोई सिचुएशन आ गया, एम्प्लॉयज में फाइट हो गई, तो मैनेजर को वो क्रिटिकल सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है ये पता होना चाहिए। उसे कहते हैं साइंटिफिक डिसीजंस। अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी हर एक ऑर्गेनाइजेशन को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है। ऐसा ही नहीं है कि हम लोग प्रॉफिट कमाए जा रहे हैं और हम एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं, हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं ले रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव निकाला हुआ है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें का आपको थोड़ा सा हिस्सा आपके प्रॉफिट का सोशल कॉज के लिए देना पड़ता है। जैसे कि आप कहीं शेल्टर होम्स में जाते हैं, वहाँ पे, या फिर कोई स्कूल्स है जो बच्चों को एजुकेशन देते हैं, उनको कुछ आप पैसे देते हो। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको कैरी करना बहुत ज़रूरी है। encourages research and development. Yes, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है, बिकॉज बहुत से सिचुएशन ऐसे आते हैं कि जो हमें पता भी नहीं होते हैं, और हम लोग उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके हम उसको रोक सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि अचानक से आपके ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉयज जॉब छोड़ के जाने लगे हैं, तो ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्यों जॉब छोड़ के जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, एम्प्लॉयज से फीडबैक लेने की ज़रूरत पड़ेगी कि उनको क्या कमी महसूस हो रही है ये ऑर्गेनाइजेशन में, और उस हिसाब से फिर आप अपने पॉलिसीज़ में थोड़े चेंजेस करेंगे जो एम्प्लॉयज़ के लिए फेवरेबल होंगे, उनके टाइमिंग फ्लेक्सिबल रखने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंडर ही आती है। हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल, यस, ये हर एक डिपार्टमेंट पे अपनी नज़र रखते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए अलग होते हैं और मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए अलग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक यूनिवर्सली अप्लाइड प्रिंसिपल है जो कि हर डिपार्टमेंट को, टॉप लेवल मैनेजमेंट को भी कंट्रोल करता है, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट को भी कंट्रोल करता है, और लोअर लेवल मैनेजमेंट को भी कंट्रोल करता है। डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच, मतलब एम्प्लॉय यहाँ पे हमारा इंडिविजुअल अप्रोच, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए ही नहीं आते हैं, बल्कि उनको ऑर्गेनाइजेशनल लेवल का भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना होता है। इंडिविजुअल लेवल का उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सैलरी कमाना, उनके फैमिली के लिए पैसे कमाना। बट ऑर्गेनाइजेशन का एक मंथली, एनुअली या क्वार्टरली एक ऑब्जेक्टिव होता है कि उनको इतना प्रॉफिट कमाना है। तो इंडिविजुअल लेवल से लेके तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल तक हर एक इंडिविजुअल को अपना ऑब्जेक्टिव डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिखाते हैं। अब थियरीज ऑफ मैनेजमेंट हम लोग देखेंगे।
Management theories are the set of general rules that guide the manager to manage an organization. जैसे कि मैंने आपको बोला, principles of management और theories of management ये इसीलिए बनाए गए हैं ताकि वो managers को guide कर सके. Organization में वो कोई भी problem face करते हैं या कोई भी decision, critical decision उनको लेना है, तो उसके लिए ये theories और ये principles उनको help करते हैं, उनके लिए as a guide आते हैं. Theories are an explanation to assist employees to effectively relate to the business goals and implement effective means to achieve the same. Theories कुछ नहीं है, but ये एक explanation है employees के लिए कि वो अपने individual goals, organizational goals से कैसे relate करें और दोनों goals कैसे achieve करें. Various management thinkers have introduced theories which are based on different approaches. अब यहाँ पे बहुत से मैनेजमेंट गुरुज हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हैं, उनमें से कुछ की थियोरीज मैंने आज इस वीडियो में ली है, तो हम लोग वो थियोरीज भी समझ लेंगे. Various management thinkers have introduced theories which are based on different approach. हर एक का अप्रोच अलग है, हर एक ने अपने अपने हिसाब से मैनेजमेंट थियोरीज डिजाइन की है. मैनेजमेंट थिंकर्स सच एज फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, एल्टन मेयो, हेनरी फ्योल एक्सेट्रा हैज इंट्रोड्यूस्ड द थियोरीज व्हिच आर बेस्ड ऑन डिफरेंट अप्रोचेस. ये सारे मैनेजमेंट गुरुज हैं, इन्होंने अपने अपने हिसाब से मैनेजमेंट थियोरीज डिजाइन की है. दीज थियोरीज आर एप्लीकेबल इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. विद approach modification, every manager can use these theories by adding some innovative technique and strategies. It means these old theories are the basis of modern management theories. ये पुरानी theories ऐसे नहीं है कि ये उस जमाने की theories है तो ये आजकल के ज़माने में applicable नहीं होंगी, ऐसा नहीं है. वो theories आज भी organization में apply की जाती है. Organization, workforce and society are facing some problems such as centralization of authorities, stress, low motivation, environmental issues, behavioral problems, health problems, work-life balance, accountability, etc. तो हमारे सोसाइटी में हम ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं आजकल. स्ट्रेस, लो मोटिवेशन, एनवायरमेंटल इश्यूज, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें हैं. Theories of management definitely provide solution in such issues to the management people. तो मैनेजमेंट के लोगों के लिए ये theories काफ़ी अच्छी साबित होती है, एज अ गाइड उनके लिए बहुत अच्छी साबित होती है कि ये सारी प्रॉब्लम्स अगर हम एम्प्लॉयज़ के साथ भी फेस कर रहे हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए, उसके लिए ये सारी थियोरीज डिज़ाइन की गई है. हेनरी फ्योल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट. हेनरी फ्योल की हम लोग मैनेजमेंट की थ्योरी हम देखते हैं. हेनरी फ्योल 1841 to 1925 was a French mining engineer. वो एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे जो एक सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट और सक्सेसफुल मैनेजर के तौर पे बहुत अच्छा काम करते थे. He started his career as a mining engineer in a French mining company and rose to the position of the chief managing director. वो एक फ्रेंच माइनिंग कंपनी में एज अ चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर काम करते थे. आफ्टर कंडक्टिंग मेनी एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस देखे जहाँ पे वो काम करते थे. अपने साथ वाले एम्प्लॉयज़ का ऑब्जर्वेशन करके, उनके एक्सपीरियंसेस लेके उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये डेवलप की है. ये उनके फेमस बुक में उन्होंने लिखी हुई है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन. ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल थॉट्स ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. उनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट ये नाम बहाल किया गया है. तो इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप की है. आइए हम लोग देखते हैं ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है. 14 प्रिंसिपल्स आर समराइज्ड एज फॉलोज. प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. हेनरी फ्योल ने हमेशा बिलीव किया है कि डिवीजन ऑफ वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है. एक बंदा सारा काम नहीं कर सकता.
मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो अपना ऑर्डर मैनेजर्स या सबऑर्डिनेटर्स को देते हैं, मैनेजर्स फिर वो अपने एम्प्लॉयज़ को पास ऑन करते हैं और एम्प्लॉयज़ वो डेली वेजेस वर्कर्स या कुछ होंगे उनको पास करते हैं। तो ये हायरार्की ऐसी होती है। तो डिवीजन ऑफ वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट उनका काम करती है, मैनेजर्स अपने लेवल पे अपना काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ अपने ग्राउंड लेवल पे अपना काम करते हैं। तो इसीलिए स्किल सेट्स के हिसाब से हमेशा हर किसी को अपना काम दिया जाना चाहिए, ये हेनरी फ्योल हमेशा बिलीव करते थे। प्रिंसिपल्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अथॉरिटी मतलब कोई एक बंदा या ऐसा होना चाहिए डिपार्टमेंट में जो वो अथॉरिटी, जिसके पास वो अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है उस चीज़ की कि वो काम वो सक्सेसफुली पूरा करे, उसे कहा जाता है मैनेजर। मैनेजर के अंडर 9 to 10 एम्प्लॉयज़ होते हैं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर है या सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर है तो वो सेल्स और मार्केटिंग में जो टारगेट दिया गया है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अचीव करे, और उसके पास वो अथॉरिटी भी होती है कि एम्प्लॉयज़ को वो ऑर्डर दे कि किस तरीके से वो काम करना है। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग अभी देखते हैं कि हम लोग कोविड-19 का ही एग्जाम्पल लेते हैं। वर्किंग सिचुएशन, बहुत सारी चेंजेस हो चुके हैं वर्किंग सिचुएशन में, बिकॉज आजकल लोग ऑफिसेस में नहीं जा रहे हैं। तो जैसे हम लोग ऑफिस में जाते हैं वहाँ पे एक डिसिप्लिन्ड माहौल होता है, हम लोग सिर्फ ऑफिस की और काम की ही बातें वहाँ पे करते हैं। एक 9 to 5 प्रॉपर जॉब होता है, प्रॉपर टाइमिंग होता है, उसमें हमको काम खत्म करना होता है। बट अभी सिचुएशन ऐसा हो गया है कि कोई भी डिसिप्लिन्ड मोड में काम नहीं कर रहा है। अपने घर पे बैठ के हमें जैसे टाइम मिलता है हम लोग वैसे काम करते हैं। तो इसके लिए डिसिप्लिन का इम्पोर्टेंस इतना है कि अगर आप 9 to 5 में प्रॉपर काम करते हो तो आपको दूसरे दिन ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा, राइट? तो इसीलिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अभी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ट्रुथ है, फंडामेंटल ट्रुथ है। तो जब हम ये प्रिंसिपल यूज़ करते हैं यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट कुछ और डिसीजन बोलता है, मैनेजर्स कुछ और डिसीजन लेते हैं और एम्प्लॉयज़ कुछ और प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। जो कुछ भी ऑर्डर या कमांड ऊपर से आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट से आता है, वही नीचे मैनेजर्स को पास होना चाहिए, वही नीचे एम्प्लॉयज़ को पास होना चाहिए। अगर उस मैसेज में थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई तो उसका मीनिंग भी चेंज हो सकता है। इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड होना बहुत ज़रूरी है ताकि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और ग्राउंड लेवल मैनेजमेंट में कनेक्शन बना रहे, कि लोअर लेवल मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को क्या एक्सपेक्टेड है, हमें किस तरीके से काम करना एक्सपेक्टेड है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अभी ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट एक अलग डायरेक्शन में जा रही है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक अलग डायरेक्शन में जा रही है, नहीं, ये नहीं चल सकता। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी होना ज़रूरी है। अगर हमको क्वार्टरली टारगेट अचीव करना है तो लोअर लेवल मैनेजमेंट से लेके तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का एक ही डायरेक्शन होना चाहिए काम करने का, जो वो क्वार्टरली रिजल्ट आपको दे। दैट इज वाई यूनिटी इन प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डायरेक्शन में हेनरी फ्योल बहुत बिलीव करते थे। हेनरी फ्योल ऑलवेज बिलीव्ड इन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बिकॉज विदाउट प्रॉपर डायरेक्शन देयर वुड बी नो अचीवमेंट ऑफ गोल। प्रिंसिपल ऑफ सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। हेनरी फ्योल हमेशा बोलते थे कि इंडिविजुअल अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में आता है। उसका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है? तो पैसा कमाना, उसकी फैमिली के लिए, उसके फैमिली को सर्वाइव करना है, इसके लिए उसका मेन मोटिव इंडिविजुअल लेवल पे होता है। बट वही मोटिव, इंडिविजुअल लेवल का मोटिव अगर हमें कन्वर्ट करना है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे तो उसे कुछ इंसेंटिव देना पड़ेगा या उसे कुछ ओवर टाइम देना पड़ेगा, तब जाके वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे या उसका इंडिविजुअल गोल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल थोड़ा बहुत सिमिलर होना चाहिए। उस हिसाब से फिर वो अपना इंडिविजुअल गोल कन्वर्ट करेगा ऑर्गेनाइजेशनल गोल में।
प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट से मैनेजर से लेके तो लोअर लेवल मैनेजमेंट तक प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी ग्राउंड लेवल मैनेजमेंट है उनको एक चैनल से जाना पड़ता है, मतलब उनको पहले मैनेजर के पास जाना पड़ता है, मैनेजर से फिर वो टॉप लेवल मैनेजमेंट तक जा सकते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा भी होता है कि लोअर लेवल मैनेजमेंट डायरेक्टली टॉप लेवल मैनेजमेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। मतलब कोई भी कभी भी किसी को भी कांटेक्ट कर सकता है, उसमें कोई ऐसी रुकावटें नहीं है कि आप टॉप लेवल मैनेजमेंट से अभी बात नहीं कर सकते हो, आप आपके मैनेजर से अभी बात नहीं कर सकते हो। नो, दे आर ओपन टू ऑल कम्युनिकेशंस, दैट इज व्हाट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। और हेनरी फ्योल हमेशा इसमें बिलीव करते थे, बिकॉज लोअर लेवल मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट को नहीं समझ में आते हैं, बिकॉज बीच में मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है। तो इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, अब रेम्यूनरेशन जिस हिसाब से काम करता है उस हिसाब से उसको रेम्यूनरेशन दिया जाता है। डेली वेजेस वर्कर्स को उनका रेम्यूनरेशन फिक्स होता है। उसके बाद में जो एम्प्लॉयज ऑफिसेस में काम करते हैं उनकी डिग्री के हिसाब से रेम्यूनरेशन फिक्स किया जाता है, उनकी नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से रेम्यूनरेशन फिक्स किया जाता है। दैट इज वेरी वाइटल important, it is very important to fix the remuneration according to the nature of the work. हेनरी फ्योल हमेशा नेचर ऑफ द वर्क पे ही बिलीव करते थे कि उनका नेचर ऑफ वर्क कैसा है उसी हिसाब से हम लोग रेम्यूनरेशन फिक्स करेंगे। किसी को ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, किसी को एकदम कम नहीं मिलना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, स्केलर चेन का मतलब क्या है कि एक सबऑर्डिनेट है, वो अपने एम्प्लॉयज को अगर उसके पास 10 एम्प्लॉयज है तो वो एक एम्प्लॉय को अलग अलग मैसेज नहीं पास कर सकता है, उसको यूनिवर्सली एक ही मैसेज उनको पूरा सर्कुलेट करना पड़ेगा। अगर उसको पूरे डिपार्टमेंट से एक ही तरीके का काम करवा लेना है, वो एक एम्प्लॉय को अलग मैसेज, दूसरे एम्प्लॉय को अलग मैसेज ऐसा नहीं दे सकता। मतलब एक स्केलर चेन का डायग्राम होता है, उस हिसाब से ही इंफॉर्मेशन फ्लो होनी चाहिए, एक सबऑर्डिनेटर से उनके कलीग्स को जानी चाहिए और एक मैनेजर से उसके सबऑर्डिनेटर्स को प्रॉपर चैनल से कम्युनिकेशन होना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर, अब जब ऑर्डर ऊपर लेवल मैनेजमेंट से पास होते हैं वो कभी कभी नीचे आने तक, मतलब ग्राउंड लेवल के एम्प्लॉयज तक आने तक उसका मीनिंग काफ़ी चेंज हो जाता है, बिकॉज हर एक का परसेप्शन अलग होता है। कोई मैनेजर अलग तरीके से सोचता है, कोई मैनेजर दूसरी तरीके से सोचता है। तो इसके लिए फिर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मतलब एक कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैनेजर्स को भी वही मेल शूट कर रहे हो, एक मेल शूट कर रहे हो, तो वही आपके ग्राउंड लेवल एम्प्लॉयज को भी वही मेल सर्कुलेट होना चाहिए। मतलब ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक जैसी ही होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मतलब कोई भी किसी को भी बायस नहीं रहना चाहिए। जो आप डिसीजन ले रहे हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो कोई भी डिपार्टमेंट को फेवर नहीं करना चाहिए, कोई भी डिपार्टमेंट में ज़्यादा बायस नहीं होना चाहिए। सारे डिपार्टमेंट्स हम लोग इक्वली ट्रीट करेंगे, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। हेनरी फ्योल ऑलवेज बिलीव इन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेनर, अभी फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको ये एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करती हूँ। अगर कोई एम्प्लॉय आपके पास आता है और उसका पिछला रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, मतलब वो हर 6 महीने में, हर 1 साल में कंपनी छोड़ के जाता है, तो क्या गारंटी है कि वो आपके पास 6 महीने रहेगा या आपके पास 1 साल रहेगा। तो ये एम्प्लॉयज़ की स्टेबिलिटी आपके ऑर्गेनाइजेशन में होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसने एटलीस्ट कम से कम 2 साल या 5 साल आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहिए। ऐसे एम्प्लॉयज़ को लेना ही नहीं चाहिए जो अनस्टेबल है।
जो हर 6 महीने में हम अपना जॉब चेंज करने के पीछे लगे हुए रहते हैं। इसीलिए स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर इज मोर इम्पॉर्टेंट। अगर एम्प्लॉयज हमारे यहाँ पे ज़्यादा काम करेगा तो हमें रिटेंशन का खर्चा कम आएगा। इसीलिए फिर हमें स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज़रूरत है। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, अभी ऐसा नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव इज something which everyone should take initiative to achieve the organizational goal commonly। अभी ये अगर टॉप मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन का गोल अगर सेट किया है कि हमको हाफ ईयरली में इतना टारगेट अचीव करना है या क्वार्टरली इतना टारगेट अचीव करना है, तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करेगा, नहीं। ये बॉटम एम्प्लॉयज मतलब डेली वेजेस वर्कर्स से लेके तो टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने अपने लेवल पे इनिशिएटिव लेके उस प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करें ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने में। प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्पस, टीम वर्क। अभी टीम वर्क जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ग्रुप में हम लोग काम करते हैं तो हर एक इंडिविजुअल का परसेप्शन अलग होता है, हर एक इंडिविजुअल की आइडियाज जनरेशन अलग होती है, हर एक इंडिविजुअल का डिसीजन पावर अलग होता है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन एक मैनेजर को हैंडल करके उसे अपने टीम को लीड करना होता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस प्रिंसिपल टीचर्स टीम वर्क टू द मैनेजर, हाउ ही शुड हैंडल द टीम विथ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट थिंकिंग एंड डिफरेंट डिसीजन मेकिंग्स। वो किसी के साथ बायस नहीं हो सकता कि आज इसका सुन लिया कल उसका सुन लिया, नहीं, उसे सबका सुन के प्रॉपर एक डिसीजन पे आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। Frederick Winslow Taylor's scientific management theory. Taylor, 1856-1950, was an American who started his career as a machinist in Midwell Steel Works, Philadelphia, and gradually, through his hard work and progress, rose to the position of the chief engineer. He introduced his observation and experiment based on scientific data. Taylor's approach towards management is termed as scientific management. For this contribution in development of management thought, he is known as father of scientific management. तो टेलर एक अमेरिकन थे, फिलाडेल्फिया में उन्होंने मैडवेल स्टील वर्क ये कंपनी में एज अ चीफ इंजीनियर काम किया था और वहीं से उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ये डेवलप की थी और उन्हें आज भी फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट माना जाता है। Taylor's management theory is based on scientific experiment. This theory involves the application of scientific approach to decision making and solving them at the same time. तो ये एक साइंटिफिक बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स पे बनाई गई थ्योरी है जिसे साइंटिफिक मैनेजमेंट नाम दिया गया है। एंड दिस थियोरी इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक अप्रोच, हमेशा उसे साइंटिफिकली प्रूव करके ही उसको एज अ प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया है। According to Taylor, problems should be solved by scientific techniques rather than rules of thumbs and trials and errors. तो हम लोग कोई एक साइंटिफिक थ्योरी इम्प्लीमेंट करने से पहले उसे हमेशा टेक्निकली टेस्ट करना ज़रूरी है। जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसे टेक्निकली टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ टेस्ट एंड ट्रायल के बेसिस पे काम नहीं कर सकते हैं, वो साइंटिफिकली अप्रूव होनी बहुत ज़रूरी है। Definition of scientific management by Frederick Taylor. Scientific management consists of knowing what you, that is, management wants meant to do exactly, and seeing that they do it in the best and cheapest manner. मतलब मैनेजमेंट को हमसे क्या एक्सपेक्टेड है, ये हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट फेडरिक टेलर ने बताया है, ये थ्योरी में फेडरिक टेलर ने एक्सप्लेन किया है। Principles of scientific management. Science, not rule of thumb. ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, बट ये थंब रूल नहीं है कि ये
प्रिंसिपल हमेशा इसी तरीके से अप्लाई होनी चाहिए, नहीं, इसे हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं. The principle which is scientifically proven you can modify according to the situation and according to the circumstances which are in front of you. और उसे हमेशा साइंस का बैकबोन रहेगा, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये थंब रूल ही है कि आपको यही प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट करनी है. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये प्रिंसिपल्स जो टेलर ने दी है हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरीज में, जो ये प्रिंसिपल दिए हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, तो हमें हमेशा हार्मनी बनाने के लिए ये प्रिंसिपल यूज करना है. साइंटिफिकली अगर वो प्रूफ है तो इसे हार्मनी बनाने के लिए ही बनाया गया है, ना कि हमें किसी में डिस्ट्रैक्शन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रैक्शंस या झगड़े के लिए ये इस्तेमाल करना है. मेंटल रेवोल्यूशन इज समथिंग जो टेलर ने दिया हुआ है. वो रिलेटेड है मेंटालिटी ऑफ एम्प्लॉयज की मेंटालिटी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज होना बहुत ज़रूरी है. अकॉर्डिंग टू द ईयर्स, जैसे ईयर्स पास होते हैं वैसे एम्प्लॉयज की मेंटालिटी भी चेंज होते जाती है एंड इट शुड गेट चेंज्ड. इसीलिए इन्होंने मेंटल रेवोल्यूशन ये एक कंसेप्ट डिज़ाइन किया था कि 1950s में जो एम्प्लॉयज़ का माइंडसेट था वो अभी 2020 में तो नहीं होगा पक्का. तो जो रेवोल्यूशन 1950s से तो 2020 तक आया है, इसमें काफ़ी डिफरेंस है. दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज मेंटल रेवोल्यूशन, चेंजिंग योर माइंडसेट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. वर्ड में ही सब कुछ आता है कि हमने ग्रुप एक्टिविटीज में ग्रुप में ही काम करना है टू अचीव अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड नॉट ऑन इंडिविजुअल लेवल. आप अकेले सारे काम नहीं कर सकते, इसीलिए एक मैनेजर होता है, मैनेजर के ऊपर मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट उनको डायरेक्ट करते हैं और मैनेजर्स एम्प्लॉयज को डायरेक्ट करते हैं. डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेलर भी हमेशा डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ही भरोसा करते थे, बिकॉज जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड नहीं करते हो वो बंदा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खुद होके काम नहीं करेगा. यू हैव टू डाइल्यूट देम विद द वर्क, यू हैव टू डाइवर्ट देम विद द वर्क. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको समझाना ज़रूरी है कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ये काम करना है. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. Development of employer and employee for greater efficiency and maximum prosperity. Development of employer and employee for greater efficiency and maximum prosperity. Employer और employee का relation इसमें स्मूथ होना बहुत ज़रूरी है, ना कि एम्प्लॉयर अपने ही हिसाब से काम कर रहा है और एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही है. नहीं, हमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई में हमेशा कुछ अच्छे से वो स्मूथली ऑर्गेनाइजेशन में काम कर पाए, इस तरीके की प्रिंसिपल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है. टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट: वर्क स्टडी, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी एंड फटीग स्टडी. वर्क स्टडी के अंडर टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब वर्क स्टडी फर्स्ट हमारा है, उसके सब पॉइंट्स है टाइम, मेथड, मोशन एंड फटीग. वर्क स्टडी रिलेटेड है पूरे वर्क का जो इन्वायरमेंट होता है. एम्प्लॉई 9 to 5 किस स्ट्रेस से जाता है, कितना टाइम लेता है एक पर्टिकुलर काम को पूरा करने के लिए, किस तरीके से करता है, किस मोशन में करता है और उसे कितना स्ट्रेस आता है. ये सारा स्टडी करने के लिए वर्क स्टडी ये एक टेक्निक डेवलप की है टेलर ने, जो उनको साइंटिफिकली प्रूवन है. टाइम स्टडी, अब हम टाइम स्टडी पे आते हैं. एक एम्प्लॉय एक पर्टिकुलर काम करने के लिए कितना टाइम लेता है और वही एम्प्लॉय एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करने के लिए कम समय ले रहा है. तो हम ऑब्वियसली जो एम्प्लॉय कम समय लेता है हम उसी को वो टारगेट या वो काम सौंप देंगे.
इसके लिए हमारा टाइम भी बचेगा और हमारा काम भी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो जाएगा। मेथड स्टडी, मेथड मतलब वो किस तरीके से, किस मेथड का इस्तेमाल करता है वो काम कंप्लीट करने के लिए, दैट इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो साइंटिफिकली प्रूवन होना चाहिए। वो कोई भी तरीके से गलत तरीके से काम करके टाइम अगर सेव कर रहा है तो वो अप्रूव नहीं होगा एज अ प्रिंसिपल। मोशन स्टडी, अब वो किस स्पेस में या किस टाइम जोन में अपना काम पूरा करता है। मोशन इन द सेंस मशीनरी से रिलेटेड भी ये स्टडी है कि एक पर्टिकुलर मशीन का मोशन कितना है, वो कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट बनाते हैं, कितना फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो उसके लिए मोशन स्टडी भी हमको करनी बहुत ज़रूरी है। और फटीग स्टडी, ये सारा टाइम, मेथड, मोशन, ये सारा लगा के एक एम्प्लॉय को कितना स्ट्रेस, वो कितना स्ट्रेस हैंडल कर पा रहा है, ये सारे काम करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, दैट स्टडी इज मोर इम्पॉर्टेंट। अगर उसे बहुत स्ट्रेस आ रहा है तो हम उसे कोई और काम सौंप सकते हैं और उस काम के लिए हम कोई और बंदा हायर कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स, अभी हमारे पास कोई भी टूल्स है तो ऑब्वियसली हम उसको उसका एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, हम उसका एक अभी आज फॉर एन एग्जाम्पल, आप मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जाते हो, वहाँ पे सारी मशीनरी हाई टेक्नोलॉजी से ड्रिवन होती है। वही क्यों, आपके स्मार्टफोन्स भी है, जो आपको नया टेक्नोलॉजी आया, आपको वो नया स्मार्टफोन चाहिए होता है। तो इसीलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी सपोर्ट करती है कि आपके टूल्स और टूल्स और इक्विपमेंट्स, आप जो कुछ भी यूज कर रहे हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वो अपग्रेडेड होने चाहिए। साइंटिफिक टास्क सेटिंग, साइंटिफिक टास्क सेटिंग मतलब हर एक टास्क सेटिंग का कुछ पर्पस होना ज़रूरी है और वो पर्पस एम्प्लॉयज़ तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तभी वो टास्क जो हम लोग सेट कर रहे हैं दैट विल बी अचीवेबल। अगर एम्प्लॉयज़ को पता ही नहीं है वो टास्क किस लिए सेट किया गया है और किस पर्पस से सेट किया गया है, तो वो टास्क उनको अचीव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए साइंटिफिकली उनको प्रूव करना है कि ये टास्क हमने क्यों सेट किया है, हमें ये अचीव करना है, हमें ये गोल अचीव करना है। तो उस हिसाब से एम्प्लॉयज़ अपना काम कर पाएंगे। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आप एचआर के लिए कोई बंदा हायर कर रहे हो तो उसको मार्केटिंग में नहीं डाल सकते और मार्केटिंग का बंदा आप एचआर में नहीं डाल सकते। इसी तरीके से साइंटिफिक एक प्रॉपर हायरिंग स्ट्रक्चर आपके ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए और उनको किस तरीके से ट्रेन करके वो आपको इम्प्लीमेंट करना है, उसका वो एम्प्लॉय ट्रेन होके उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में करना है। दैट इज व्हाट इज नोन एज साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। एक प्रॉपर बंदा अगर वो एचआर के लिए सिलेक्ट हुआ है तो उसे प्रॉपर ट्रेनिंग एचआर के हिसाब से ही देनी चाहिए और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कुछ भी डिफिकल्टीज नहीं आती है। ये सारी आप एक्टिविटीज अगर फॉलो करेंगे तो इट विल फंक्शन स्मूथली। एट प्लानिंग लेवल, ये हो गया वर्क स्टडी लेवल और एक प्लानिंग लेवल इनका है। ये मैं सारे पॉइंट्स आपको डिस्प्ले कर देती हूँ। रूट क्लर्क tells how work moves from each machine to other machine। प्लानिंग आपका इस लेवल पे होना चाहिए, मतलब सबसे पहले आपका रूट लेवल पे प्लानिंग होना चाहिए कि मशीन किस तरीके से मूव करती है, कितना टाइम लेती है एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करने के लिए और ये मशीन को कितनी मेंटेनेंस की ज़रूरत है। इंस्ट्रक्शन क्लर्क रिकॉर्ड्स इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट द वर्क। अभी रूट लेवल क्लर्क से ये जाता है इंस्ट्रक्शन वर्क पे, वो सारी चीज़ें नोट डाउन करता है कि आपका रिकॉर्ड किस तरीके से हो रहा है, मतलब आपका काम किस तरीके से चल रहा है, सारी चीज़ों का रिकॉर्डिंग करता है। मशीन कितना टाइम कितने टास्क के लिए ले रहा है और अगर ये टास्क इतने समय में किया जाएगा तो ये मशीन पे कितना लोड डालेगा।
time and cost clerk determines time in which work should be completed and work out the cost. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये देखता है कि एक मशीन को एक टास्क कंप्लीट करने के लिए कितना समय लग रहा है और वर्कआउट द कॉस्ट, वो कितना कॉस्ट लग रहा है, कितना मटेरियल जा रहा है, कितना इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, कितना वो मशीन का मेंटेनेंस जा रहा है, ये सारा कॉस्ट देखने के लिए इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. डिसिप्लिन ensures that the workers are working as per the factory rules. Discipline हर इसमें प्रिंसिपल, हर इसका इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है. जैसे कि मैंने आपको कोविड-19 का एग्जाम्पल दिया था कि अभी वर्क स्ट्रक्चर में डिसिप्लिन बचा ही नहीं है. हर कोई अपने हिसाब से काम करता है, वर्क फ्रॉम होम है, इसीलिए अब अपने हिसाब से काम हो रहा है. तो इसीलिए हमेशा फैक्ट्रीज में रूल्स सेट किए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स सेट किए जाते हैं ताकि एम्प्लॉयज़ अपने हिसाब से काम, फैक्ट्री के और ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स के हिसाब से काम करें. At implementation level, gang boss actually gets the work done. गैंग बॉस एक्चुअली गेट्स द वर्क डन. एक बॉस होता है जो हमेशा आपका काम करवाने के लिए आपके पीछे पड़ा हुआ रहता है. दैट इज व्हाट इज नोन एज गैंग बॉस. स्पीड बॉस इंश्योर्स दैट द वर्क इज कंप्लीटेड इन स्पेसिफिक टाइम. जैसे 9 to 5 आपको टास्क दिया होता है तो आपको एक पर्टिकुलरली टाइम दिया होता है कि आपका 12:30 या 1 तक आपका ये इतना काम हो जाना चाहिए. दैट इज व्हाट इज नोन एज स्पीड बॉस. रिपेयर बॉस हैंडल सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिज्म. ये सिक्योरिटी हैंडल करते हैं जो कुछ भी सॉफ्टवेयर आपका खराब हो गया होगा या फिर मशीनरी खराब हो गई होगी, उसका मेंटेनेंस हमेशा रिपेयर बॉस के पास होता है. इंस्पेक्टर इंश्योर्स दैट द वर्क इज डन एज पर द स्पेसिफिक स्टैंडर्ड. एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सिक्स सिग्मा का नाम बहुत सुनते हैं. दैट इज अ standardized procedure which is set by every organization. सिक्स सिग्मा जो लेते हैं उनका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड काम होता है, उसी हिसाब से उनको काम करना पड़ता है. इसीलिए ये एक इंस्पेक्टर होता है जो इंश्योर करता है कि ये सारे स्टैंडर्ड फॉलो हुए हैं. अकॉर्डिंग टू टेलर, with the help of proper division of all activities into planning and implementation, management can definitely achieve the required performance of the employees. अभी ये अगर स्टैंडर्डाइजेशन और टाइम वर्क और इम्प्लीमेंट अगर उसको अच्छे से किया जाए तो ऑब्वियसली टेलर के हिसाब से ये परफॉर्मेंस इन्हांस करता है एम्प्लॉयज़ का भी और ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट भी अचीव होते हैं. डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान. Remuneration should be fixed in such a way that average workers is motivated to attend a standard output. अभी रेम्यूनरेशन ऐसा फिक्स होना चाहिए कि आपका जो रेगुलर वर्कर है उसको भी काम करने का मोटिवेशन मिले. जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि ओवर टाइम का अगर आप डिक्लेरेशन करते हो कि अगर आप 1 आवर एक्सटेंड करेंगे तो आपको ओवर टाइम मिलेगा, तो रेम्यूनरेशन कुछ ऐसा फिक्स होना चाहिए जो हर एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करे काम करने के लिए. टेलर सजेस्टेड द डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. Higher rates are offered to employees who complete the work more than the standard quantity under the system. मतलब ये रेट, ये वेज प्लान से अगर आपने एम्प्लॉयज़ को रेम्यूनरेशन दिया तो हर एक एम्प्लॉय मोटिवेट होगा अपने काम से दिया हुआ ज़्यादा काम करने के लिए. On the other hand, if an employee is performing below the standard, he shall be given lower rate of wages. This technique motivates the employees to attain higher standard performance and earning wages, that is remuneration at higher rate. तो ये differential piece rate wage plan हमेशा एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है और अच्छा काम करने के लिए. चलिए फ्रेंड्स, हमारा आज का ये फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, आई होप आपको सारे कंसेप्ट अच्छे तरीके से, सारी थ्योरीज अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे. अगर आपको और कोई क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, तो यू कैन ड्रॉप मी इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.